हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन फैमिली एज वेल एज सोसाइटी। तो अभी तक हमने देखा कि इंडिविजुअल में हम कैसे अपनी हार्मनी अचीव कर सकते हैं, बट नाउ विल टॉक अबाउट फैमिली, बिकॉज आफ्टर ऑल फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है हम सब के लिए। सो पहला टॉपिक आता है हार्मनी इन द फैमिली, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। तो फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एज वी ऑल नो। और फैमिली कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है दैट वी आर चूजिंग इट, बट इट्स ऑल दैट वी आर एम्बेडेड into a family to understand harmony in relationship with human beings, or to practice it in terms of fulfillment, evaluation, and ensuring mutual happiness before we extend it to the every unit of society. सबसे पहले हम पूरी सोसाइटी में हार्मनी से भी पहले हम कहाँ हार्मनी अचीव करते हैं, इनसाइड आर फैमिली, ताकि हम फुलफिलमेंट को अचीव कर पाए। इवैल्यूएशन के टर्म्स में, हमारे फुलफिलमेंट के टर्म्स में, इन सभी चीज़ों के लिए हम सबसे पहले हार्मनी कहाँ अचीव करना चाहते हैं, इन आर फैमिली। और हम नेचुरली लिव करते हैं अपनी फैमिली में, हमें पहले से ही हम कुछ रिलेशनशिप्स में एम्बेडेड होते हैं, वहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, और अ चाइल्ड स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द मदर, फादर एंड ऑल द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यस, दैट इज़ वेरी ट्रू। फैमिली फाउंडेशन भी होता है एक सोसाइटी का, और बेसिक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है ह्यूमन ट्रेडिशन ऑन द अर्थ। Human beings get the opportunity to interact, understand, fulfill. Before coming out in the society, in the entire existence, human being को एक तरह से कह सकते हैं एक smaller part of society that is known as a family, वो interaction के लिए उसे मिलता है, so that he or she can achieve harmony within that circle, क्योंकि we are starting from the very small circle that is individual, और अब उससे थोड़ा सा बिगर सर्कल जैसे फैमिली होता है वो हम अचीव कर रहे हैं। सो हार्मनी फैमिली में होती क्या है, यहाँ पे आई और आई के बीच में रिलेशनशिप होता है, एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच का रिलेशनशिप होता है फैमिली में। देयर इज अ फीलिंग इन द रिलेशनशिप ऑफ वन आई विद अनदर। एक आई यानी एक सेल्फ की रिलेशनशिप होती है किससे, दूसरे सेल्फ से। दीज फीलिंग्स कैन बी रिकग्नाइज्ड, और ये डेफिनेट होती हैं। डेफिनेट कैसे होती हैं, इनको हम आगे समझते हैं। उसके बाद देयर फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप इज एंड इट्स एग्जिस्ट बिटवीन वन सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। तो इस पूरी स्टेटमेंट का आखिर मीनिंग क्या है, कि जो रिलेशनशिप है, जो भी एंटायर एग्जिस्टेंस है, वो एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में एग्जिस्ट करती है, ना कि एक बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में। हैव यू एवर क्रिएटेड द रिलेशनशिप इन योर फैमिली और वर बॉर्न इनटू देम? दिस इज अ क्वेश्चन वी मस्ट थिंक ऑफ। क्या हमने अपनी फैमिली खुद से चूज करी है? नहीं, वी आर बॉर्न इनटू देम, सो वी आर एम्बेडेड इनटू दैट फैमिली, और ये हमने चूज नहीं करा है। और अब हमें वहाँ पे अपनी एक म्यूचुअल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल हैप्पीनेस और राइट अंडरस्टैंडिंग को अचीव करना होता है। तो इसी के ही यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हमें वहाँ पे रिकग्नाइज करना पड़ता है उन सारी रिलेशनशिप को, और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। रिलेशनशिप इज बिटवीन आई एंड आई। जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन करा, तो हम यहाँ पर भी ये डिस्कशन कर सकते हैं कि सेल्फ की एक खुद की फीलिंग्स होती है, और सेल्फ रिकग्नाइज करता है सारी रिलेशनशिप्स को। जो भी रिलेशनशिप है वो एक सेल्फ और दूसरे सेल्फ के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर फील्स रिलेटेड टू अ चाइल्ड शी हैज़ गिवन बर्थ टू। तो जो मदर की चाइल्ड से एक फीलिंग्स होती हैं, दैट इज बिटवीन देयर सेल्फ। सो दैट इज एन एग्जाम्पल यू कैन गिव। उसके बाद सेल्फ आई हैज़ द फीलिंग इन द रिलेशनशिप, दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड आई। अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि दीज आर द फीलिंग्स इन रिलेशंस नेचुरली। ये हमारे पास नेचुरली अवेलेबल होती है, और दे आर नॉट चूजन बाय अस। ठीक है, दे डू नॉट हैव बीन क्रिएटेड नॉर वी कैन रिमूव दिस। इन द एग्जाम्पल वी टुक अर्लियर वी कैन सी दैट इन ईच केस
फीलिंग्स आर इन्वॉल्व। हर एक केस में हमारे पास फीलिंग्स हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा हु हैज़ दिस फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स वो आई के पास है या बॉडी के पास है? योर आंसर इज कि आई के पास है। क्वेश्चन फिर मैंने पूछा कि किसके साथ आई शेयर करता है ये फीलिंग्स, विद द अदर आई और विद द बॉडी? तो आंसर मिला फिर से हमें कि येस विद द अदर आई। उसके बाद हु वॉन्ट्स ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप, क्या सेल्फ को ट्रस्ट चाहिए या बॉडी को ट्रस्ट चाहिए? तो आंसर क्या होता है, मुझे ट्रस्ट चाहिए, दैट इज आई वॉन्ट ट्रस्ट। तो सेल्फ को ट्रस्ट चाहिए। अगेन, फ्रॉम होम डू यू वॉन्ट दिस ट्रस्ट, दैट इज फ्रॉम द अदर आई। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन इजिली वेरीफाई ऑफ। तो हमने ये सिंपल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट से ही जाना कि दैट आई वॉन्ट्स ट्रस्ट। देर इज नो पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वॉन्ट्स ट्रस्ट, नो पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वॉन्ट्स रेस्पेक्ट। when you respect someone, you respect the person, I, and not their body organ. नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। These feelings in the self I are definite, मतलब सेल्फ की जितनी भी फीलिंग्स होती है वो डेफिनेट होती हैं और ये आइडेंटिफाई की जा सकती हैं डेफिनेटनेस के साथ। अब यदि आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में हमने एक बात करी थी, टेबल हमने देखा था जिसमें हम देख रहे थे कि डेफिनेटनेस कब अचीव होती है सेल्फ में, जब हम रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ वर्क करते हैं। यदि हम इमेजिंग, एनालाइजिंग और सेलेक्टिंग को प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन के बेसिस पे जज करेंगे या फिर उन एक्टिविटीज़ को विदाउट रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के हम करेंगे, तो फिर हम एक अनसर्टेनिटी में चले जाएंगे, डेफिनेटनेस नहीं होगी। बट डेफिनेटनेस को अचीव करने के लिए हमने देखा कि कैसे राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट रिलेशनशिप इज नेचुरली देयर बिटवीन ह्यूमंस एंड दैट रिलेशनशिप इज बिटवीन आई एंड आई। द रिलेशनशिप इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द क्लैरिटी, और लिटिल एक्सप्लोरेशन के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि दिस फीलिंग्स आर डेफिनेट और ये वेग नहीं होती, इनका एक प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन होता है, जैसे ट्रस्ट हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, अफेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें अगेन राइट अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस जब हमारे अंदर होगी, then we can ensure these feelings also. So these all things are interconnected with each other. Recognizing and fulfilling these feelings leads to mutual happiness in a relationship. यानी किसी भी फीलिंग्स का होना किसी रिलेशनशिप में डिटरमाइन करता है म्यूचुअल हैप्पीनेस का होना। वंस वी रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस इन द ह्यूमन रिलेशनशिप, वी आर सब्सिक्वेंटली एबल टू आइडेंटिफाई दीज फीलिंग्स और उनसे कॉरेस्पॉन्डेड उनकी वैल्यू को। तो इसलिए हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट को अटेन नहीं कर पाते। इवैल्यूएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन वी लिव इन द रिलेशनशिप एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएटिंग आर्स एंड द अदर फीलिंग इन द रिलेशनशिप। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि ट्रस्ट जो होता है, जैसे एक रिलेशनशिप की बेस फाउंडेशन होता है, म्यूचुअल फीलिंग होती है ट्रस्ट की, तभी एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है। इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है उससे, एंड देन अगेन हमें क्या मिलती है, जो हमारी बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है, दैट इज हैप्पीनेस। ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर्स के लिए, जस्टिस, दैट इज न्याय। अब न्याय क्या है? तो न्याय को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जस्टिस क्या है। जस्टिस इज द रिकग्निशन ऑफ values that definite feelings in the relationship and their fulfillment, the right evaluation of fulfillment resulting into the mutual happiness, जिसको उभय तृप्ति भी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे जस्टिस के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला रिकग्निशन, दूसरा फुलफिलमेंट, तीसरा इवैल्यूएशन और चौथा म्यूचुअल हैप्पीनेस। ये 4 एलिमेंट्स जस्टिस के वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यही से आप डिफाइन कर सकते हैं जस्टिस को कि क्या है जस्टिस। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 4 एलिमेंट्स, रिकग्निशन, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन एंड म्यूचुअल हैप्पीनेस। जब ये सारी चीज़ें इंश्योर होती हैं एट ऑल 4 लेवल्स, दैट इज इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस के लेवल पे, जब जस्टिस पूरा इंश्योर होता है, देन वी से दैट वी आर ग्रोइंग अप इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, और हम कंटिन्यूटी ऑफ जस्टिस इंश्योर करती है म्यूचुअल हैप्पीनेस को इन ऑल आर रिलेशनशिप। ओके, तो जस्टिस का एक ब्लॉक डायग्राम भी हमें देखने को मिलता है, जो एक सेल्फ के बीच में और दूसरे सेल्फ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो कैसे इंश्योर होती है। तो पहले रिकग्निशन, फिर फुलफिलमेंट, फिर इवैल्यूएशन और फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस। अच्छा, रिकग्निशन, फुलफिलमेंट और इवैल्यूएशन किस चीज़ का होगा? वैल्यूज़ का।
फीलिंग्स का, जो कि एक रिलेशनशिप का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो हमने बहुत बात करी रिलेशनशिप की। तो अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या वैल्यूज़, क्या क्या कोर फाउंडेशनल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो देर आर 9 फीलिंग्स ऑफ रिलेशनशिप एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। आपको 9 फीलिंग्स पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। वो क्या है? पहली है ट्रस्ट, देन इज रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रैटिट्यूड एंड लव। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी पूरी तरीके से, वन बाय वन लेट अस डिस्कस दैट। देखते हैं, डिकोड करते हैं एक एक फीलिंग को और समझते हैं कि इन 9 फीलिंग्स के कैसे हम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए कि ट्रस्ट को कहा जाता है फाउंडेशनल वैल्यू एंड लव को कहा जाता है कंप्लीट वैल्यू। सो इन दो टर्म्स का आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इन दो टर्म्स को आप याद रखेंगे। उसके बाद ट्रस्ट क्या होता है? सो ट्रस्ट दैट assured by the other human beings that he wants to make me happy and prosperous। जब हमें ये भरोसा हो जाए, जब हमें लगे कि the other human beings wants to make me happy and prosperous, that is trust। this is to be explored within oneself if the other wants make me happy or unhappy। अब आप देखेंगे कि ये जो ट्रस्ट की फीलिंग है ये तो सारी की सारी सामने वाले में ही डेवलप होगी, मुझे अपने अंदर कोई इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये हम में भी उतनी ही एक्सप्लोर होनी चाहिए फीलिंग्स। हम ही इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या अदर पर्सन वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी और अनहैप्पी, तो ही हम आराम से ट्रस्ट को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कभी कभी हम ये क्वेश्चन पूछते हैं या ये काउंटर क्वेश्चन इस पे जनरेट होता है कि अगर हम सबको ट्रस्ट करेंगे तो वो हमारा अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे। तो दैट इज़ नॉट द केस। अनड्यू एडवांटेज आपका कोई भी अदर पर्सन तभी उठा सकता है जब आप उसको सेल्फ एक्सप्लोर्ड अपने बेसिस पे नहीं करेंगे। कि अगर आपको पूरा अपने अंदर इवैल्यूएशन करेंगे दैट येस द अदर पर्सन वांट्स टू मेक मी हैप्पी और नॉट, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता होगा उसके बारे में, दैट इज़ कि क्या उसकी इंटेंशंस हैं, वो किस इंटेंशन से मेरे से ये काम पर्टिकुलर काम करवाने को बोल रहा है। सो दैट इज़ द रिकग्निशन। आपने रिकग्नाइज करा उनको, उसके बाद आपने राइट इवैल्यूएशन करा, उससे आपको म्यूचुअल फुलफिलमेंट मिला। सो दैट इज़ द बेसिक वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट में हम 4 प्रपोजल्स यहाँ पे देते हैं। पहला कि आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी, द अदर वॉन्ट टू मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैप्पी, और द अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी। तो आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तो पहले का आंसर भाई, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, येस आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। आप शायद पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे जल्दी देंगे। उसके बाद आई वॉन्ट टू मेक अदर हैप्पी, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसका आंसर देने में। बट अगेन आपका आंसर होगा कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ऐसे हैं जिनको मैं खुश रखना चाहता हूँ। ठीक है, द अदर वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैप्पी, तो आपको ये लगेगा कि येस द अदर ऑल्सो मेक्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैप्पी। भाई हर कोई खुद को तो खुश रखना ही चाहता है, तो येस इसका भी आंसर आपका येस होगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, द अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी। और ये चीज़ तभी इंश्योर होती है जब, अगेन मैंने अभी डिस्कस करा कि जब हमारे अंदर एक प्रॉपर फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होगी तभी ये क्वेश्चन का हम आंसर कर पाएंगे। तो अगेन फिर थोड़े से ज़्यादा आप विचार करने के बाद ये इस कंक्लूजन पे निकलेंगे कि येस द अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी, बट वो अदर में कुछ बहुत ही पर्टिकुलर पीपल हमारे पास आएंगे, सब लोग इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा दैट द फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस दैट इज हमारी इंटेंशन पे, एंड द नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी कॉम्पिटेंस पे बेस करते हैं। मतलब ये हमारी इंटेंशन है और ये हमारी कॉम्पिटेंस है कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे ट्रस्ट का आंसर जब भी आप लिखें, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, आपको 2 टर्म्स हमेशा मेंशन करनी है, दैट इज इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। इंटेंशन इज नथिंग बट द नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड कॉम्पिटेंस इज द थिंग वी आर एबल टू डू।
ओके और अगर वो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं दैट मीन्स दैट वी आर लैकिंग इन द कॉम्पिटेंस एंड नॉट इन द इंटेंशन। तो यहाँ पे एक करेक्ट इवैल्यूएशन हम ट्रस्ट का करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टर्म्स। हम जनरली क्या करते हैं आज के सिनेरियो में, अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, तो हम जब खुद का इवैल्यूएशन करते हैं तब हम कहते हैं दैट मेरी इंटेंशन सही थी इस काम को करने की, मैं इसे गलत तरीके से नहीं करना चाहता था। तो हम अपनी इंटेंशन के बेसिस पे हमें इवैल्यूएट करते हैं। बट जब इवैल्यूएशन दूसरे के बारे में होता है तब हम जनरली उसकी कॉम्पिटेंस के बेसिस पे उसे इवैल्यूएट करते हैं कि क्या वो ये पर्टिकुलर पर्सन ये काम कर पाया या नहीं कर पाया, वो करना चाहता था या नहीं चाहता था, वो चीज़ नहीं हम देखते, हम सीधा उसकी कॉम्पिटेंस पे जज करते हैं। इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है दैट वी सेल्डम लुक एट आर कॉम्पिटेंस एंड अदर इंटेंशन। ऐसा तो बहुत कम होता है कि हम खुद की कॉम्पिटेंस देखें और दूसरे की इंटेंशन देखें, वो तो हम देखते ही नहीं। हम खुद की इंटेंशन देखते हैं और दूसरे का कॉम्पिटेंस देखते हैं और फिर वी आर स्टार्ट जजिंग दैट पर्सन। इसका एक एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो कि मान लीजिए कॉलेज कैंपस में आप अपने फ्रेंड से मिले और आपका फ्रेंड आपको देखकर उसने इग्नोर कर दिया और वो वहाँ से चला गया। बट उस समय तो आपको क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं पता था तो आपको एकदम से बहुत तेज गुस्सा आया कि भाई इसने क्यों इग्नोर करा एंड ऑल दैट। लेकिन जब आपको बाद में पता चला उसके पीछे का रीज़न, तो ये पता चला कि उसका आज सुबह ही पर्स चोरी हो गया है, इसलिए वो किसी और ही स्टेट ऑफ माइंड में था, तो वो आप पे ध्यान नहीं दिया उसने और तुरंत ही आपका सारा गुस्सा वहाँ से निकल जाता है और आप उससे पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ एंड ऑल दैट। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम खुद की इंटेंशन पे डाउट नहीं करते बट दूसरे की कॉम्पिटेंस पे सबसे पहले डाउट करते हैं और यहीं पर हम ट्रस्ट अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज सम्मान की, रेस्पेक्ट की। व्हाट इज रेस्पेक्ट? रेस्पेक्ट का मीनिंग क्या है? राइट इवैल्यूएशन, किसी पर्सन का राइट इवैल्यूएशन और इंडिविजुअलिटी, वही होती है रिस्पेक्ट। और डिसरेस्पेक्ट दैट इज अपमान, तो दैट इज ओवर इवैल्यूएशन या अंडर इवैल्यूएशन। सी मैंने बताया ट्रस्ट के आंसर में आप क्या लिखेंगे, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, एंड रेस्पेक्ट के आंसर में आप क्या लिखेंगे, तीन चीजें, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन एंड अदरवाइज इवैल्यूएशन। ये तीन चीजें एक्सप्लेन करिएगा बिकॉज आफ्टर ऑल रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन। जैसे ओवर इवैल्यूएशन का एक एग्जांपल, इफ़ यू आर रॉन्गली फ्लैटर्ड यू फील अनकंफर्टेबल। अगर कोई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर दे तो भी आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना? तो दैट इज़ अधिक मूल्यांकन यदि आपका कोई कर दे, ओवर इवैल्यूएशन, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक एरिया। उसके बाद अवमूल्यांकन, मतलब आपको कोई अंडर इवैल्यूएट कर दे तो फिर भी आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना? जैसे टीचर ने आपको डांट दिया बहुत लोगों के सामने तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो दैट इज अंडर इवैल्यूएशन। अदरवाइज इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन मतलब टू इवैल्यूएट अदर देन व्हाट इट इज, कि मतलब आप कुछ और हैं लेकिन आपको इवैल्यूएट कुछ और ही कर दिया। जैसे आपके फादर ने कहा माय सन इज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन इंडिया सो चेक योर सेल्फ, क्या आपको तब कंफर्टेबल लगेगा या अनकंफर्टेबल लगेगा? या फिर कोई बोले दैट माय सन इज गुड फॉर नथिंग, ही मस्ट बी द लेजीएस्ट पर्सन इन ऑल द इंडिया, सो दैट इज द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ अदरवाइज इवैल्यूएशन, कि आप हैं कुछ और लेकिन आपको इवैल्यूएट कुछ और ही तरीके से कर दिया। ठीक है। बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट, क्या बेसिस होता है रेस्पेक्ट का? तो पहले ही हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हमें पता है को एग्जिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का, तो राइट इवैल्यूएशन किसका हम करेंगे, बॉडी का या आई का? आई का। तो रेस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ आई, यही सारी चीज़ें। इफ़ यू रेस्पेक्ट अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ आई, फॉलोइंग थिंग्स आर ट्रू इन एवरी ह्यूमन बीइंग। यदि आप किसी की रेस्पेक्ट आई के बेसिस पे करेंगे तो ये तीन चीज़ें हमेशा ट्रू रहेंगी। क्या क्या चीज़ें? आई वॉन्ट कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, द अदर टू वॉन्ट्स टू बी कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट करा कि मुझे कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी चाहिए, वैसे ही ये बात ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी कि अदर टू वॉन्ट्स टू बी कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। जब आप ये समझ जाएंगे कि हैप्पी रहने के लिए आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल फोर लेवल्स, तो यही सेम बात फिर दूसरे पर्सन के लिए भी ट्रू हो जाएगी कि दूसरा पर्सन भी हमेशा ऑल फोर लेवल्स पे हार्मनी को अटेन करना चाहता है।
उसके बाद एक्टिविटीज इन आई आर कॉन्टिन्यूस, वी कैन चेक दिस फॉर आर डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन, और ये दूसरे पर्सन के लिए भी सेम होगा. When we see the above, what we can conclude, the other person wants to feel like me only. मतलब हम कह सकते हैं कि जो दूसरा पर्सन है वो मेरी ही एक तरह से रिफ्लेक्शन है. सो ये अंडरस्टैंडिंग हमें कब मिलेगी, जब हमारे पास एक राइट इवैल्यूएशन होगा और जब हम रिस्पेक्ट हर एक पर्सन की करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, वी बोथ हैव कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. हम दोनों में राइट अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों 4 लेवल्स पे हार्मनी को अटेन करना चाहते हैं. हम दोनों की पोटेंशियल सेम है. हम दोनों ने राइट इवैल्यूएशन करा है. देन वी होल्ड आर सेल्फ मोर और लेस देन अदर, दैट विल ओनली लीड टू डिफ्रेंशिएशन. अगर हम दोनों एक दूसरे को राइट इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ऑन द बेसिस, ऑन डिफरेंट बेसिस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. सो लैक ऑफ रेस्पेक्ट जो अगर होगी हमारे अंदर तो हम डिस्क्रिमिनेशन को अचीव करेंगे. सो दैट इज अ बैड सिनेरियो जो आजकल हमें देखने को मिलता है. डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज बाय रेस्पेक्टिंग यू, यू मीन यू आर डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल बिकॉज यू आर स्पेशल. मतलब चाहे आप वेल्थ के रेस्पेक्ट में, चाहे आप पोस्ट के रेस्पेक्ट में, या वेरियस इज्म या सेक्ट, देखेंगे इन सारी चीज़ों को क्या होती हैं क्या नहीं. इन चीज़ों के बेसिस पे अगर मान लीजिए आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या आपके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी है तो ही आपकी रेस्पेक्ट करी जाएगी, वरना आप रेस्पेक्ट योग्य ही नहीं है. तो ये कुछ आज का सिनेरियो हो गया है. सो देर इज़ नो नोशन of respect in terms of right evaluation. Thus, there is no real feeling of relationship, only one of the differentiation. तो हम आजकल रेस्पेक्ट ना होने की वजह से 3 बेसिस पे ब्रॉडली हमने डिवाइड करा, जिसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं. दैट इज बॉडी, फिजिकल फैसिलिटीज और बिलीव्स. इन तीनों के बेसिस पे. अब बॉडी में भी बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे सेक्स, रेस, एज, फिजिकल स्ट्रेंथ. फिजिकल फैसिलिटीज़ में भी जैसे वेल्थ एंड पोस्ट आ गई. उसके बाद बिलीव्स में भी इज्म एंड सेक्स आ गया. तो एक बार पढ़ते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं और इनके बेसिस पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आजकल हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी की यदि बात करें तो उसमें 4 फैक्टर्स में पहला सेक्स या जेंडर. सो वी ऑल सच हैव नोशंस टू रेस्पेक्ट मेल मोर देन फीमेल्स. वही जेंडर इक्वालिटी की प्रॉब्लम्स हमें आजकल ज़्यादा देखने को मिलती है और कुछ कंट्रीज़ में आज भी एक मेल चाइल्ड को प्रेफर करा जाता है ओवर अ फीमेल चाइल्ड. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. उसके बाद रेस की यदि बात करें तो जो पीपल होते हैं दोज आर इन सेम रेस, तो वी ट्रीट देम डिफरेंटली. मतलब जो दूसरी रेस से बिलोंग करते हैं जैसे मंगोलियन रेस, आर्यन रेस, ड्रेविडियन रेस, तो उन पीपल को हम कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. और ये कहीं ना कहीं स्किन कलर पे भी आजकल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वाइट, ब्राउन, ब्लैक एक्सेट्रा. तो इन सारी चीज़ों के डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी आपके पास डिफरेंशिएशन आता है. एज के बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्री कंडीशनिंग हमें मिलती है कि वन मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर, बट यहाँ पे यंगस्टर्स की बात नहीं करी जा रही है. तो यहाँ पर भी अगेन हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है. फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से जैसे कोई हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम उसे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं कि अगर हमने रिस्पेक्ट नहीं करी इस पर्टिकुलर की तो ये हमें हार्म भी पहुंचा सकता है. सो ये चीज़ भी क्वाइट आज के ज़माने में प्रेवलेंट है और यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं. फिजिकल फैसिलिटीज़ के बेसिस पर भी आजकल बहुत होता है. वेल्थ के बेसिस पे वी डिफ्रेंशिएट द पीपल बिकॉज सम आर मोर वेल्दी देन अदर्स. तो इस चीज़ के बेसिस पे हम ये नहीं देखते हैं कि क्या ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गया है या नहीं हुआ है, क्या उन्होंने फिजिकल फैसिलिटीज़, क्या उनमें प्रॉस्पेरिटी आई है या नहीं आई है, क्या वो हैप्पी भी हैं, क्या वो खुश हैं. तो ये सारी चीज़ों को ना देखकर हमने एक रिच पर्सन को आइडियलाइज कर दिया है. पोस्ट की यदि बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है कि जो पर्सन की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है उसके हिसाब से ही और शी विल गेट रिस्पेक्ट, और द पोस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सक्सेस. और कहीं ना कहीं हमने ये आजकल पोस्ट को सक्सेस के साथ हम इवेल्युएट करते हैं. बिलीफ के बेसिस पे यदि हम देखें तो इज्म के बेसिस पे. अब इज्म क्या होता है? इज्म मतलब थॉट सिस्टम. थॉट सिस्टम जैसे कि
कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। तो इन थॉट सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग कहीं ना कहीं एक अपनी अलग कम्युनिटी में रहते हैं, और वो दूसरी आइडियलिस्टिक थॉट सिस्टम को फॉलो करने वाले लोगों से अलग रहते हैं। यहाँ भी हमें डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। सेक्ट्स की यदि हम बात करें, तो इफ़ वी सिट डाउन टू लिस्ट आउट द नंबर ऑफ सेक्ट्स, देयर मे बी अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये सारी चीज़ें होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेडिशन और पर्टिकुलर रिलीजन। सो यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट अलग अलग बेसिस पे दी जाती है। डिफरेंस बिटवीन अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। तो अटेंशन और रिस्पेक्ट की यदि हम बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आजकल आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि हम कैसे भी करके मैगजीन कवर पे हम पब्लिश हो जाएं। उनसे क्या होता है कि वो बहुत सारे अलग अलग करतब करके दिखाएंगे कि भाई कोई माउंटेन पे एकदम से चढ़ गया, या कोई किसी ने कुछ कर लिया, या बहुत सारी चीज़ें इन ऑर्डर टू जस्ट ग्रैब अटेंशन। एंड these person are not understanding कि attention and right evaluation or respect, these both are different things. In order to come for the sake of fame, और या आप टीवी पर आना चाहते हैं, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आप ड्रेस कर रहे हैं ताकि लोग आपको नोटिस करें, सो दैट इज जस्ट एन अटेंशन, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रैबिंग अटेंशन एंड गेटिंग रेस्पेक्ट। सो दिस थिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। अफेक्शन क्या होती है? अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। जब हम दूसरे पर्सन से रिलेट होने की भावना रखते हैं, दैट इज अफेक्शन। अफेक्शन कम्स व्हेन आई रियलाइज दैट बोथ ऑफ अस वांट्स टू मेक अस ईच अस हैप्पी, एंड वी बोथ ऑफ अस आर सिमिलर, तो देन वी हैव अफेक्शन। कंपटीशन क्या होता है? सो कंपटीशन तो आजकल के ज़माने में ही है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो चीज़ नहीं है, दैट इज़ एक्सीलेंस। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ये 2023 एंड 24 AKTU पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवर्सिटी में। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस अलॉन्ग विद द 9 फीलिंग्स ऑल्सो। तो ध्यान से देख लेते हैं कि कॉम्पिटिशन क्या है, कि योर फेलियर इज माई सक्सेस। दिस इज बेसिक कॉम्पिटिशन। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि अगर सामने वाला पर्सन हारेगा तो ही मेरी जीत होगी, दिस इज कॉम्पिटिशन। बट वॉट इज एक्सीलेंस? दैट वी बोथ अचीव अ राइट अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों म्यूचुअल फुलफिलमेंट को प्राप्त करें, हम दोनों हैप्पीनेस को अटेन करें, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज एन एक्सीलेंस। परस्यूइंग एक्सीलेंस मेक्स दिस पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक्सीलेंस को अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। आजकल के ज़माने में वी डोंट नीड कॉम्पिटिशन, वी नीड एक्सीलेंस। इट कम्स नेचुरली वंस ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट आर रिकग्नाइज। एक बार हमने जैसा डिस्कस करा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को, जब ये दोनों फीलिंग्स हमारे अंदर इंश्योर हो जाएंगी, हम जब सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करेंगे एंड उस पर ट्रस्ट करेंगे, और जब ये दोनों फीलिंग्स एक रिलेशनशिप में रिकग्नाइज होगी, तो हम देख पाएंगे कि कैसे हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ गए हैं रादर देन कॉम्पिटिशन। ओके, अब बात करते हैं केयर की। अब केयर क्या है? दैट इज ममता, इज द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आर रिलेटिव। मतलब हमारे रिलेटिव के प्रति हमारे अंदर एक केयर की भावना को जागना, मतलब टू प्रोटेक्ट देम, टू नर्चर देम इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ केयर फॉर देम। ओके, हम दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उसकी नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन की, सो दैट इज अ फीलिंग ऑफ केयर। गाइडेंस क्या होता है? दैट द फीलिंग ऑफ ensuring राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन द अदर। जब हम दूसरे में राइट अंडरस्टैंडिंग और अदर फीलिंग्स को इंश्योर कर पाते हैं, तब हम कहते हैं दैट वी आर गाइडिंग द अदर पर्सन। इसका हिंदी में अनुवाद होता है वात्सल्य की भावना। जब एक पर्सन में दूसरे के प्रति वात्सल्य की भावना होती है, तो वी कैन से कि यस, वी आर ensuring राइट अंडरस्टैंडिंग इन द अदर पर्सन। ठीक है, और उसका वही सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग से सारी थॉट, डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशन ना आपकी अचीव हो रही हूँ, बल्कि राइट अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन से सारी चीज़ें ये हो रही हूँ। सो यू कैन सी हाउ आई एम कनेक्टिंग द प्रीवियस टॉपिक्स ऑल्सो, सो यू कैन ऑल्सो सिमिलरली कनेक्ट इन योर आंसर्स। सो रेवरेंस की बात करें तो रेवरेंस को हिंदी में आप श्रद्धा कहते हैं। सो इट इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर। जब हम ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दूसरे में एक्सीलेंस है,
दूसरे में एक्सीलेंस को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज श्रद्धा. वी अंडरस्टैंड दैट वी एस्पायर फॉर कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस, एंड टू रियलाइज इट we have to understand harmony at all four levels. When we see that the others has achieved this excellence, which means that to understand and to live in harmony at all four levels of living, ensuring continuity and happiness, और यही चीज को हम कहते हैं श्रद्धा. उसके बाद ग्लोरी की यदि हम बात करें, तो ग्लोरी का मतलब होता है गौरव. तो इस फीलिंग का क्या होता है, दैट फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस. मतलब ग्रैटिट्यूड एक शब्द आता है जो हम नेक्स्ट फीलिंग पढ़ेंगे, वो होता है जब कोई दूसरा मेरी एक्सीलेंस के लिए कार्य करे. बट ग्लोरी इज डिफरेंट. ग्लोरी इज हैविंग अ फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस. उसने खुद एफर्ट करा है एक्सीलेंस की तरफ, इसलिए उसके प्रति हम में फीलिंग जागना, दैट इज नोन एज अ ग्लोरी. ग्रैटिट्यूड क्या है, पहले ही आप समझ गए हैं कि ईच वन ऑफ अस, क्योंकि हम सबका सेम गोल है, तो जो भी पर्सन हमारी एक्सीलेंस के लिए काम करेगा, ये वाली लाइन पढ़िए, ग्रैटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सीलेंस इज नोन एज द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड. हमें तब फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आती है. ठीक है, लेकिन आजकल फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो गई है. क्या आप आंसर बता सकते हैं इसका? क्योंकि हम आजकल फिजिकल फैसिलिटीज़ के असिस्टेंट से ही हम ग्रैटिट्यूड फीलिंग को इंश्योर करते हैं. जैसे किसी ने मुझे एक पेन दिया, कि मान लीजिए आई वॉज गिविंग एन एग्जाम और मेरा सडनली पेपर के बीच में ही पेन ख़त्म हो गया, एंड समवन प्रोवाइडेड मी विद अ पेन. तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उसने मुझे पेन दिया. अब दैट पेन इज़ जस्ट अ फिजिकल फैसिलिटी, तो उसकी जो ग्रैटिट्यूड की भावना है दैट विल ऑल्सो बी शॉर्ट लिव. भाई वो शॉर्ट लिव क्यों होगी? वो क्योंकि जो फिजिकल फैसिलिटी है वो भी शॉर्ट लिव होती है. उसके द्वारा प्रोवाइड की गई हर फीलिंग जो होती है दैट इज शॉर्ट लिव. बट जब कोई मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग मुझे कोई प्रोवाइड करेगा, उसके प्रति जब मैं कृतज्ञ होऊंगा, तब मेरे लिए जो उसके अंदर भावना आएगी दैट इज ग्रैटिट्यूड, एंड दैट फीलिंग विल बी परमानेंट एंड नॉट टेम्पररी. सो ग्रैटिट्यूड एक नेचुरल आउटकम है, और ये आजकल इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव हो गई है. सो दिस ऑल इज रिटन हेयर, यू कैन रीड वंस, एंड ऐसे ही आपको आंसर करना है. उसके बाद लव, द लास्ट फीलिंग की तरफ हम जा रहे हैं. द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सबसे रिलेटेड होने की फीलिंग, दैट इज द फीलिंग ऑफ लव. सो लव को हम कंप्लीट वैल्यू भी कहते हैं, आपको पहले ही बताया. दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल द ह्यूमन बींग्स. इट स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग दैट वन इज रिलेटेड टू द अदर ह्यूमन बींग. जब हम ये रिलेट करना स्टार्ट कर दें, एक अफेक्शन की फीलिंग डेवलप करना स्टार्ट कर दें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड है, उसके प्रति केयर, अफेक्शन, ये सारी फीलिंग्स उसके अंदर हैं, सो दैट इज लव. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट वैल्यू. ओके, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर भी, हार्मनी फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, दैट इज अनडिवाइडेड सोसाइटी, और इसी को ही हम कहते हैं अखंड समाज. तो किसी भी नाम से आए, आंसर सेम ही रहेगा आपका. तो इसमें सबसे पहले हमने देखा भाई जस्टिस क्या होता है, रिकग्निशन ऑफ फीलिंग्स होती हैं, इवैल्यूएशन होता है जो हमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट की तरफ लीड करता है. उसके बाद जस्टिस सबसे पहले एक चाइल्ड को कहाँ मिलता है, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में रहता है. जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, जस्टिस उसे इंश्योर होता है. सबसे पहले फैमिली में उसे जस्टिस मिलता है. अगर राइट इवैल्यूएशन फैमिली में ना हो तो वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस अच्छे से नहीं बन पाता, और अगर जस्टिस इंश्योर हो जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बन जाता है. फिर वो बाकी की फैमिली से बढ़कर जब वो सोसाइटी एंड एंटायर एग्जिस्टेंस में जाता है, तब वहाँ भी वो अच्छे से जस्टिस को इंश्योर कर पाता है. जस्टिस वही जो 4 फैक्टर्स बताए थे मैंने, दैट द सेम थिंग. उसके बाद हम दूसरों को फिर किसी भी कास्ट, सेक्स, रेस, ट्राइब के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं. हम उनको प्रॉपरली रेस्पेक्ट देते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, और एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी फिर आपकी नहीं बनती है. और क्या किसका निर्माण होता है, अखंड समाज का, दैट इज अनडिवाइडेड सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है. वी स्लोली गेट द कॉम्पिटेंस टू लिव इन हार्मनी विद ऑल ह्यूमन बींग्स. सारे ह्यूमन बींग्स के साथ हार्मनी में रहने का हमें कॉम्पिटेंस मिलता है, और ये हमारे पास
हेल्प करता है किस में पार्टिसिपेट करने में, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में हम अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, जिसको हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट 5 में, और थोड़ा हम आगे भी इस यूनिट में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना टॉपिक हमने अभी कवर करा है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो हैव अ नोट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मनी इन द सोसाइटी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू द वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। हम कैसे एक फैमिली ऑर्डर से एक वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर को अचीव कर पाते हैं। सो दैट इज हार्मनी इन द सोसाइटी। हार्मनी इन द फैमिली इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फॉर हार्मनी इन द सोसाइटी। जब हार्मनी हमें फैमिली में मिलेगी तभी हम हार्मनी सोसाइटी में अचीव कर पाएंगे। सो इवन इन द सिंपल रिलेशनशिप में भी ये बात ट्रू होती है। तो इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है? बेसिक एस्पिरेशन को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी को अचीव करने के लिए हम सब एक कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को फॉलो करते हैं, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस और कोएग्जिस्टेंस। अब देखते हैं इन चारों टर्म्स का मतलब क्या है। राइट अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल में। जब राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तभी ये चीज़ अटेन हो पाएगी। उसके बाद प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि किस में होनी चाहिए? हर एक फैमिली में होनी चाहिए, तभी वो सारे रिसोर्सेज जो भी हैं उनका राइट यूटिलाइजेशन कर पाएगी और अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से मीट करेगी। उसके बाद फियरलेसनेस यदि हम देखें तो फियरलेसनेस किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कब आएगी? जब हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा। को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व की यदि हम बात करें तो दैट इज़ देयर इन द रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी अमंग ऑल द एंटिटीज इन द नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये होता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। ठीक है, तो what else do you desire of living in a society? this is a question, क्या हम और डिज़ायर करते हैं? तो हम इस कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को कैसे अचीव कर पाते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। 5 डिमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर, ये आप मान के चलिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, दैट इज कौन से ऐसे 5 ह्यूमन एंडेवर हैं जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करते हैं? सो ये पांचों हैं: एजुकेशन, राइट लिविंग, हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, जस्टिस, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन, वर्क एंड एक्सचेंज, स्टोरेज। एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। एजुकेशन, राइट लिविंग, हिंदी में शिक्षा संस्कार, इसका बहुत महत्व है। 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड दैट इज एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा आनी चाहिए हमें, क्या होती है? टू अंडरस्टैंड हार्मनी, हार्मनी को हम समझ पाए एट ऑल 4 लेवल्स, दैट इज शिक्षा। राइट लिविंग, संस्कार क्या होते हैं? कमिटमेंट हमारी और हमारी प्रिपेयर्डनेस, चारों लेवल्स में हार्मनी के साथ रहने के लिए हमें जो भी चीज़ें, हमारी कमिटमेंट होती है हमारी, और हमारी जितनी भी तैयारी होती है, उसको हम राइट लिविंग, संस्कारों की मदद से हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पिलर ऑफ ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ, सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज स्वास्थ्य एंड संयम। इसकी बात हमने यूनिट 2 में पहले करी कि संयम मीन्स आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द बॉडी, और स्वास्थ्य मीन्स सारे बॉडी पार्ट्स हार्मनी में रहें। जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन मतलब न्याय, सुरक्षा भी होनी चाहिए। जस्टिस क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, आपने बात करी हमने, रिकग्निशन, फुलफिलमेंट, इवैल्यूएशन, म्यूचुअल हैप्पीनेस। उसके बाद प्रिजर्वेशन होनी चाहिए ह्यूमन का रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, ताकि एनरिचमेंट हो सके एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके नेचर का। अब प्रिजर्वेशन में 3 फैक्टर्स आते हैं हमारे पास, जो कि आपको याद रखना है, दैट इज एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। एनरिचमेंट मतलब अगर मैं गेहूं उगाता हूं तो मैं एनरिच करूंगा दैट वीट की एज द क्वांटिटी ग्रोस, उसको जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी दिस एनरिचेस। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट भी करूंगा मैं उसको, उसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट भी करूंगा मैं उसको ताकि वो खाने के लिए सेफ हो। राइट यूटिलाइजेशन उसका करूंगा, इट यूज्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी एंड डू नॉट गेट इट वेस्टेड, मतलब ताकि वो वेस्ट ना हो। प्रोडक्शन वर्क, प्रोडक्शन वर्क मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करना और वर्क करना, दैट इज वर्क इज लेबर दैट ह्यूमन डज ऑन रेस्ट ऑफ द नेचर। जो ह्यूमन
बाकी के नेचर पे जो भी कार्य करता है, लेबर करता है, वो होता है वर्क। और प्रोडक्शन क्या होता है? थिंग्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ वर्क, उस वर्क से क्या प्राप्त हो रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। अब दो सवाल यहाँ पे आते हैं, भाई क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है? तो वो चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है जो हमारी बॉडी की फिजिकल नीड्स से मीट करे, जो हमारी बॉडी की डिमांड्स है, जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वगैरह। तो वो चीज़ हमें प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद कैसे प्रोड्यूस करनी है? किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोड्यूस करनी है जो साइक्लिकल हो, जो कि आवर्तनशील हो। प्रोसेस आवर्तनशील होना चाहिए, मतलब वो नेचर में साइक्लिक होना चाहिए, ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे यहाँ पे एक और अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि जब एक पेड़ उगता है और उसका बीज से वो पेड़ पनपता है, उसके बाद जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस पे पत्तियाँ, फूल और बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। वो फ्रूट्स जब मैच्योर हो जाते हैं और ग्राउंड पे गिरते हैं तो वो दोबारा सॉइल में मेन्योर का काम करते हैं और वो दोबारा एक नए पेड़ को जन्म देते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक होता है। लेकिन जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं नेचर में, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। एंड जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं कि ये डेवलपमेंट है। जो प्रोसेस साइक्लिक होते हैं वो अक्सर डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। डेवलपमेंट वही होते हैं दैट आर परमानेंट। तो वो कुछ म्यूचुअली फुलफिलिंग नेचर के नहीं होते कि कुछ हम रिटर्न भी करें नेचर को, हम केवल नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस पार्ट करंटली। आपको इस डायग्राम से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी इस यूनिट से रिलेटेड कि 4 ऑर्डर्स होते हैं नेचर में। यही चीज़ हमें नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़नी है पूरा इन डिटेल। दैट्स वाई उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि प्लांट, सॉइल, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो आप देख सकते हैं ये सॉइल से एनिमल की तरफ, ये सब जगह इन तीनों ऑर्डर में बोथ साइड एरो हमें देखने को मिलते हैं। बट ह्यूमन बींग्स में हमें 3 क्वेश्चन मार्क देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ भी ह्यूमन बींग्स किसी दूसरे 4 ऑर्डर में से 3 ऑर्डर को कुछ प्रोवाइड करता है, तीनों जगह क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम ये चीज़ करते ही नहीं है कि हम नेचर को कुछ इन रिटर्न भी करें। म्यूचुअली फुलफिलिंग हमारा ह्यूमन बींग्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो दैट इज ऑल इन द क्रक्स। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 4 ऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद ह्यूमंस ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ द नेचर। पर्पस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करना होना चाहिए साइक्लिक प्रोसेस को, ना कि ओपन एंडेड प्रोसेस को। एक्सचेंज एंड स्टोरेज की बात करें तो विनिमय और कोसा इसको हिंदी में कहते हैं। तो मतलब एक्सचेंज करना फिजिकल फैसिलिटीज का सोसाइटी में रहकर, दैट इज एक्सचेंज। और स्टोरेज यानी किसी भी चीज़ का जब एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको स्टोर करके रखना ताकि वो आगे फ्यूचर नीड्स में, डिमांड में काम आ पाए, दैट इज स्टोरेज। ठीक है। तो अब हमने 5 एलिमेंट्स देखे ह्यूमन एंडेवर के। अब इससे देख लेते हैं ये कौन कौन सी हमारे पास ह्यूमन गोल को लीड करता है, अचीव करने में मदद करता है। एजुकेशन, राइट लिविंग हमें राइट अंडरस्टैंडिंग देता है। संयम और स्वास्थ्य हमें प्रॉस्पेरिटी देता है। जस्टिस, प्रिजर्वेशन हमें फियरलेसनेस एंड को एग्जिस्टेंस देता है। प्रोडक्शन वर्क हमें प्रॉस्पेरिटी एंड को एग्जिस्टेंस देता है। सिमिलरली स्टोरेज और एक्सचेंज स्टोरेज वाला जो है दैट इज प्रॉस्पेरिटी और फियरलेसनेस देता है। ओके, सो दिस इज ऑल इन द क्रक्स। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है कि हार्मनी फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है, जिसे हम अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी कहते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी अदर ह्यूमन बीइंग जब हमारे पास होता है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल कहते हैं। अगर हमने एक बार ह्यूमन गोल को अंडरस्टैंड कर लिया तो उसके बाद हम हार्मनी हर एक लेवल पे अचीव कर पाएंगे हम, और उसी से हमारे एक अखंड समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जिसे हिंदी में सार्वभौम व्यवस्था भी कहते हैं, ये फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड अदर एंटिटीज भी होता है। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को हम यूनिट 5 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है इस चीज़ का।
उसके बाद अगेन पॉसिबल क्वेश्चंस आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस है वही सारे क्वेश्चंस। एजुकेशन संस्कार को एक्सप्लेन कर दीजिए, सुरक्षा क्या होती है, अवर्तनशील प्रोसेस क्या होते हैं, मानवीय व्यवस्था में अगर आपके पास एलिमेंट्स पूछे तो आपको वही 5 एलिमेंट्स बताने हैं जो हमने अभी पढ़े थे। ठीक है, ऐसे ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। And with this, we have now successfully completed Unit 3 का one shot of Universal Human Values। इसी के साथ link to all notes are provided in the description, और जल्दी हम Unit 4 और 5 भी ऐसे ही one shot में cover करेंगे। Till then, stay connected, keep studying, keep smiling. Thank you.